हाँ तो ठीक है। एक्चुअल में हमारी शुरुआत हुई थी, चैप्टर का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो शुरुआत की थी वैद्युत फ्लक्स से। वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। बेसिकली इसके दो कॉन्सेप्ट थे, है ना। एक तो ये था कि जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये तो सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगी या फिर पैरेलल। दो कंडीशन थी हमारे पास, है ना। जैसे चौक है, तो अगर मैं इस बोर्ड को एक सरफेस मानूं, एक फ्लैट सरफेस मानूं, ठीक है, रेक्टेंगल सरफेस है ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरीके से जा रही है परपेंडिकुलर, है ना। अगर ये परपेंडिकुलर जाएंगे इस तरीके से, तो हो सकता है कि यहाँ पे इस पूरे बोर्ड पे इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो सकती है, जा सकती है, पास हो सकती है इस बोर्ड से, है ना। तो दूसरी अगर मैं कंडीशन लूँ कि जैसे ये बोर्ड है और मैं इसके पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करूँ, इस तरीके से पास कराऊँ। जैसे कि कंडीशन मान लेते हैं, जैसे आपके पास एक कॉपी है, ठीक है, तो इस कॉपी को मैं एक फ्लैट सरफेस मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास एक फ्लैट सरफेस है। अब इस फ्लैट सरफेस पे इस तरीके से मैं बहुत सारी क्या ले सकता हूँ, चौक ले सकता हूँ, और इसमें क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से बहुत सारी चौक को क्या कर सकता हूँ, मतलब बहुत सारी चौक्स क्या हो सकती है, इस फ्लैट सरफेस से क्या हो सकती है, पास हो सकती है। ठीक बोला। लेकिन अगर मैं चौक को क्या करूँ, इस फ्लैट सरफेस के पैरेलल इस तरीके से क्या करूँ, पास करूँ, तो अगर आप फील करोगे कि इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बहुत कम इससे क्या हो सकती है, पास हो सकती है ना। लेकिन इस कंडीशन में लग रहा है कि देखो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पूरे सरफेस से क्या हो सकती है, पास हो सकती है ना। पर एक्चुअल में यहाँ पे दो कंडीशन होती है ना। एक जो हम बात करते हैं एरिया वेक्टर की, एरिया वेक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। और दूसरा होता है यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा होता है यहाँ पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पास होती है ना। तो जो एरिया वेक्टर की कंडीशन हमेशा बताई थी, जैसे एरिया वेक्टर इस तरीके से, तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा इस तरीके से। अगर एरिया वेक्टर ऐसे तो इसका जो वेक्टर होगा, जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, परपेंडिकुलर टू क्या होगी, सरफेस होगी, ठीक है। लेकिन अगर एरिया वेक्टर को मैं कुछ ऐसा कर दूं, सरफेस को इस तरीके से फ्लैट कर दूं, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, टुवर्ड, ठीक है, बाहर की ओर हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर एरिया वेक्टर को मैं नीचे की ओर करूं, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, नीचे की ओर। तो जो एरिया वेक्टर की कंडीशन होती है, ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू क्या होगा, सरफेस होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, उसकी हमको क्या देखनी है, डायरेक्शन देखनी है, ठीक है। जैसा आपने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, फ्लक्स क्या होता है एक्चुअल में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो जब भी हम एंगल की बात कर रहे हैं ना, थीटा की बात कर रहे हैं, तो थीटा जो होगा ये किस किस के बीच होगा, एक तो ई वेक्टर, ई वेक्टर का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे ज्ञात करते हैं, हमने बोला था जो वैद्युत बल रेखाओं की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या है, डायरेक्शन है ना। और दूसरा जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू क्या होगा, सरफेस होगा, ठीक है। तो फिर से अगर ये बोर्ड है, पूरा बोर्ड है, और इस तरीके से मैं इनफाइनाइट क्या कर सकता हूँ, चौक को इससे क्या कर सकता हूँ, पास करा सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब अगर चौक कुछ इस तरीके से जा रही है, अब एक्चुअल में देखिए ये एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री, है ना। ये सरफेस है और चौक इस तरीके से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो ये एक्चुअल में एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है ना। बट ये एक्चुअल में एंगल 90 डिग्री नहीं होता, कितना डिग्री होता है, ये 90 डिग्री नहीं होता, कितना डिग्री होता है, 0, ठीक है। इसकी बात करेंगे। दूसरा, अगर मैं चौक को कुछ इस तरीके से सरफेस से क्या कराऊं, पास कराऊं, तो एक्चुअल में ये एंगल कैसा दिख रहा है, पूरा फ्लैट दिख रहा है ना। ये सरफेस हो गया और चौक को मैं कुछ इस तरीके से पास कराऊं, तो ये एंगल या तो 180 दिख रहा है या कितना डिग्री दिख रहा है, 0 दिख रहा है। बट एक्चुअल में ये 0 डिग्री भी नहीं होगा और 180 डिग्री भी नहीं होगा। एक्चुअल में ये एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, जस्ट बिकॉज क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया वेक्टर, और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करती है, इंडिकेट करती है ना। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जहाँ पे किसी चुंबक या दंड चुंबक को हम रखते हैं, तो वो क्या करता है, फ्लक्चुएशन होता है, वो नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में क्या करेगा, वो फ्लक्चुएट करेगा, है ना।
तो वो एक जो विशेष फील्ड होता है उसी विशेष फील्ड को हमने क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या था, हमने बोला जैसे कोई चार्ज है ना, चार्ज है तो चार्ज क्या करेगा, फोर्स का अनुभव करेगा, एक बल का अनुभव करेगा, एक विशेष क्षेत्र, जिस विशेष क्षेत्र में वो क्या करता है, फोर्स का क्या करता है, अनुभव करता है, फील करता है, उस विशेष क्षेत्र को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जैसे आपके पास कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट क्या करेगा, एक विशेष क्षेत्र के अंतर्गत क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो जिस विशेष क्षेत्र के अंतर्गत वो क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, फ्लक्चुएशन आ रहा है उसके, उसमें विक्षेप आ रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उस विशेष क्षेत्र को हम क्या बोलते थे, मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करती है, इंडिकेट करती है, राइट, ठीक है। और साथ ही साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जैसे हमने बोला वैल्यूज फ्लक्स है, बेसिकली ये वैल्यूज फ्लक्स हम नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ये काउंट करते हैं। तो तीन चीजें ना, एक तो हो गया मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और तीसरा हो गया आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जहाँ पे चुंबक को रखेंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, सीधी सी बात। दूसरा जो फ्लक्स है, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये क्या करेगी, ये डायरेक्शन दिखाएगी कि किस विशेष डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करती है, इंडिकेट करती है, ठीक है। और इसका काम क्या है, काउंट करना, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लेट्स सपोज ये सरफेस है, इसे मैं दो चौक को अगर क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, है ना, दो इस तरीके से चौक है, इसको इस तरीके से मैं पास कर रहा हूँ, तो दो फ्लक्स, मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास हुई थी, जो इस चीज को जो काउंट कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं, राइट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की माप को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय phi b एज वेल। जैसे हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट किया जाता है, phi। तो वैसे ही हम जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट किया जाता है, phi से, है ना। तो दो कंडीशन यहाँ पे थी, एक थी एरिया वेक्टर की, और जो दूसरी कंडीशन थी वो मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो सीधी सी बात फिर से एक बार समझेंगे, जैसे सरफेस है परपेंडिकुलर गया, एक्चुअल में ये एंगल कितना डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम इस चौक को मैं इस तरीके से पास कर रहा हूँ तो ये एंगल कितना डिग्री दिख रहा है, 0 डिग्री, बट एक्चुअल में 0 डिग्री नहीं, कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। अब ऐसा क्यों, देखो इसका रीजन देखो, जैसे ये सरफेस है, मैं चौक को पास कराया, ठीक है, तो ये जो चौक पास हुई तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है, राइट, ठीक है। और दूसरी जो हमने बात की थी एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब एंगल थीटा कितना डिग्री हो गया, 0, खत्म, ठीक है। दूसरा ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, सरफेस है तो परपेंडिकुलर टू सरफेस क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन तो ये है ना, बट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम हो गया, एंगल कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस से कुछ इस तरीके से पास हो गई, ठीक है, अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखिए, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलर टू सरफेस, इस तरीके से परपेंडिकुलर टू सरफेस, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस तरीके से पास होगी। अब एक्चुअल में एंगल कितना दिख रहा है, ये जो एंगल दिख रहा है ये एक्चुअल में कितना डिग्री है, 90 डिग्री, बट हमको कैसा महसूस हो रहा था, ये एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो बेसिकली जब भी हम एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल हम किस किस के बीच देखेंगे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और दूसरा एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखेंगे। इतना क्लियर हो गया। देखो ये तो सिंपल सी बात है, जब हमको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है, समांतर जा रही है, किस तरीके से जा रही है, तो हम निकाल सकते हैं इजीली मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। लेकिन अगर हम मान के चलें कि आपके पास एक फ्लैट सरफेस है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है, जहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ठीक है, और जो एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, मान के चल सकते हैं। देखो अगर ये सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, एरिया वेक्टर भी इस तरीके से, तो हम देख सकते हैं कि एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बनता है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर बाहर की ओर हो गया, एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। लेकिन हमको ये पता नहीं है, हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है, हमको निकालना है कि एरिया वेक्टर की अगर डायरेक्शन इस तरीके से है, और दूसरा सॉरी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस से क्या हो रही है, पास हो रही है ना, एंड द एंगल बिटवीन
एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री है, थीटा डिग्री है ना। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे काउंट करते थे, जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है। एज वेल वी कैन से phi b इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर है, ठीक है, एज इट इज लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड इनटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया, ठीक है। वेक्टर को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, phi b इज इक्वल टू ba cos थीटा, ठीक है। देखो जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो कौन सा फैक्टर आएगा, cos थीटा बताया था, और जब भी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो कौन सा वेक्टर हटाने पे कौन सा फैक्टर आएगा, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, sin थीटा। क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो फ्लक्स हमने निकाले, टोटल फ्लक्स इस पूरे सरफेस से होके गुजरने वाला है, ठीक है। लेकिन जब भी हम फ्लक्स की बात करते हैं, जब भी अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की या फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात की, ठीक है, हम कोई भी ना पूरा, अगर देखो ये जो कमरा है, ठीक है, इस कमरे का अगर मुझे एरिया निकालना है तो इसका इन्वेंशन कैसा हुआ होगा, किस तरीके से इस रूम का जो एरिया मुझे निकालना है, कैसे इसका इन्वेंशन हुआ होगा। पहले छोटे से पार्ट का अपने एरिया निकालना होगा, है ना। इस तरीके से क्या क्या होता है, इन्वेंशन होता है, फॉर्मूले बनते हैं, है ना। देखो मुझे इस पूरे सरफेस से होके गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, तो पूरे सरफेस से होके गुजरने वाला फ्लक्स निकालने के लिए मैं पहले छोटा सा एक क्या काटूंगा, अल्पांश काटूंगा, है ना। पहले ये देखूंगा इस छोटे से पार्ट से होके गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। और इस तरीके से मैं छोटे छोटे अल्पांश को जोड़कर पूरे सरफेस से होके गुजरने वाला फ्लक्स आसानी से क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, ठीक है। और उसके लिए यूज होता है, या फिर हम सिग्मा का यूज करते हैं, या फिर हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, बहुत सारे क्या हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये छोटा सा अल्पांश है जहां पे आपके पास एक एरिया वेक्टर है और दूसरा कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे अल्पांश से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, अल्पांश से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, अल्पांश से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स होगा d phi b इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आ जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू dA वेक्टर। देखो dA वेक्टर क्यों लिया, क्योंकि ये पूरा एक सरफेस है, ABCD मान के चल सकते हैं कि ABCD कोई सरफेस है, ठीक है, इससे पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, पास हो रहा है। क्लियर हो गया। अब अगर मुझे इस पूरे से निकालना है तो छोटा सा अल्पांश काटा, ठीक है, इस पूरे का एरिया कितना हो गया, कैपिटल है, तो छोटे का कितना होगा, dA वेक्टर। dA वेक्टर का मतलब डिफरेंशिएशन का एक क्या गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया। तो जब हम छोटी सी चीज को लेते हैं ना, तो हम वहां पे क्या लेते हैं, छोटे से अल्पांश का एरिया क्या हो जाएगा, dA वेक्टर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर आपने लिया वो कितना लिया, dA वेक्टर, और यहाँ पे d क्यों लगा, क्योंकि फ्लक्स पूरे से होके कितना गुजरेगा, मतलब phi b, और छोटे से अल्पांश से कितना गुजरेगा, मान लेते हैं कितना, d phi b। इतना क्लियर हो गया। साथ में इसको आगे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, b dA वेक्टर हटा के साथ में आ जाएगा कितना, cos थीटा। इसको मान सकते हैं समीकरण कितना हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब मुझे निकालना है पूरे सरफेस से होकर गुजरने वाला वैजिस फ्लक्स, तो लिख सकते हैं सॉरी चुंबकीय फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। देखो पूरे सरफेस से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना मान लेते हैं, phi b इज इक्वल टू, रूल है, या फिर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सिग्मा लगा सकते हैं, वी कैन यूज इंटीग्रेशन आल्सो। क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन करेंगे, छोटे छोटे अल्पांश है। देखो सरफेस है, इससे पास होने वाला मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक अल्पांश से इससे पास होने वाला, अल्पांश से इससे पास होने वाला, अल्पांश से इससे पास होने वाला, इससे अल्पांश से इससे पास होने वाला, है ना। अब मैं एक एक को जोड़ते अगर चले जाऊं टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। यूज होता है कौन सा साइन, इंटीग्रेशन, लिमिट अगर आपके पास दी तो लिमिट का यूज कर सकते हैं, अगर लिमिट नहीं है तो आप सीधा इंटीग्रेशन का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, d phi b। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपने छोटे छोटे अल्पांश को क्या किया, सम किया, ठीक है, छोटे छोटे, ये एक छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड था, इंटीग्रेशन लगाया, मतलब पूरे सरफेस से होकर गुजरने वाला आपने क्या निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। इतना क्लियर हो गया। वी कैन यूज phi b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d phi b की वैल्यू कितनी होगी, b वेक्टर
डॉट डी ए वेक्टर, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए कॉस थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू को हम इंटीग्रेशन से बाहर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5b इज इक्वल टू b, साथ में आ गया cos थीटा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, dA। ठीक है, अच्छा dA एरिया वेक्टर के सापेक्ष यहाँ पे कौन सा डिजिट होगा, 1, और 1 का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आता है, कांस्टेंट टर्म का। जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 0, और अगर आप समाकलन करते हो तो समाकलन कितना होगा उसका, जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x ही होगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y होगा, a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना होगा, a होगा। क्लियर हो गया? तो 5b इज इक्वल टू b cos थीटा, और साथ में कितना आ जाएगा, a, और वी कैन से 5b इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, ba cos थीटा। दिस इज द फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, व्हिच इज पासेस थ्रू द सरफेस। क्लियर हो गया? इस पूरे सरफेस से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इतना होता है BA cos थीटा, जैसे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में EA cos थीटा। ठीक है, इसके बाद कुछ कंडीशंस आती है, इसको देखेंगे मतलब आगे। क्लियर हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो हमने फॉर्मूला निकाला कितना आ गया, BA cos थीटा। ठीक है, दिस इज द फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इज पासेस थ्रू पर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, अल्पान से भी निकाला, पूरे सरफेस से होकर गुजरने वाला हमने क्या निकाला, मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला। अब यहाँ से कंडीशन आती है, जैसा हमने बोला था, पहली कंडीशन है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये जो एंगल है ये थीटा किस के बीच का होगा, एक तो होगा मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा किसके बीच का होगा, एरिया वेक्टर का। ठीक है, तो फिर से वही कंडीशन, सेम कंडीशन को अप्लाई करते हैं। जैसे सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, तो सरफेस से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास हो रही है, तो एक्चुअल में जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू क्या होगा, सरफेस। इतना क्लियर हो गया? और दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, है ना, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो एंगल कितना डिग्री दिख रहा है, 0 डिग्री। तो ये वही बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में देखें कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो सकती है, इनफाइनाइट क्या हो सकती है, मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो सकती है, पास हो सकती है सरफेस से। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो आना चाहिए मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड्स। क्लियर हो गया? 5b इज इक्वल टू BA cos 0 डिग्री, एंड cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 होता है कितना, 0, एंड cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो वी कैन से 5b इज इक्वल टू b इंटू a। ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स है जो किसी भी सरफेस से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू को हम कितना डिग्री कर देते हैं, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मतलब क्या है एक्चुअल में, देखिए सरफेस है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस से कुछ इस तरीके से पास हो रही है, और एक्चुअल में एरिया वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में। तो एंगल कितना बन रहा, ये देखिए, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, तो एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री, है ना। बट इस सरफेस पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कुछ इस तरीके से जा रही है, तो लग रहा है कि बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो सकती है, सरफेस से पास हो सकती है। इतना क्लियर हो गया? तो इस कंडीशन में क्या आना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या आनी चाहिए, नेग्लिजिबल आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो 5 इज इक्वल टू वी कैन से BA cos 90 एंड द वैल्यू ऑफ cos 90 इज इक्वल टू आल्सो 0। क्लियर हो गया? वी कैन से 5 इज इक्वल टू BA, और साथ में कितना आ गया, 0। 5 इज इक्वल टू कितना डिग्री आ जाएगा, 0। क्लियर हो गया कि इस सरफेस से अगर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन चिपके जा रही है तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कितना होगा, फ्लक्स कितना गुजरेगा, 0 गुजरेगा। इसका मतलब यहाँ से ना पूरा एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, जब पैरेलल हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को गुजार रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो फ्लक्स कितना आ रहा है, 0। और जब हम परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं, पास करा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ रहा है, B इंटू A। अब देखो परपेंडिकुलर की जब मैं बात कर रहा हूँ कि परपेंडिकुलर गुजारे, बट थीटा यहाँ पे ले रहे 0, क्योंकि थीटा की हमने फिर से बात की थी, थीटा जो होता है वो किस के बीच का एंगल है, B वेक्टर और A वेक्टर पर जाएंगी तो परपेंडिकुलर ही, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सरफेस के कैसे जाएंगी, परपेंडिकुलर ही जाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से।
करेंगे, लेकिन थीटा कितना करेंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री इसलिए करेंगे क्योंकि बी वेक्टर और ए वेक्टर का बीच का हम क्या देखते हैं, एंगल देखते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, किसी भी सरफेस से पास होने वाला, ठीक है, किसी भी सरफेस से अविलंबित गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं के माप को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। मतलब किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्लियर हो गया? इसे किससे डिनोट करते हैं, फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट निकल गया पूरा किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस की। क्लियर हो गया? तो फॉर्मूला हमारे पास फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा फैक्टर को हटा दें, सीधा लिखेंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी का यूनिट रखेंगे, ए का यूनिट रखेंगे, दोनों के यूनिट को कंबाइन करके हम फ्लक्स का यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी का कितना होता है, टेस्ला, और साथ में आ जाएगा ए मतलब एरिया का यूनिट कितना होता है, मीटर का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं टेस्ला मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा या फिर जो मैग्नेटिक जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इसका दूसरा यूनिट होता है वेबर। कौन सा यूनिट होता है, वेबर होता है। इतना क्लियर हो गया? इसी से आप मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नेटिक फील्ड का भी आप यूनिट निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट कितना आ जाएगा, इसका कितना हो गया वेबर, और एरिया वेक्टर का कितना हो जाएगा मीटर के स्क्वायर। तो आ जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये किसका हमने यूनिट निकाला, बी वेक्टर का। इतना क्लियर हो गया? दूसरे तरीके से अगर हम बात करें, या फिर हम दूसरा यूनिट भी इसका निकाल सकते हैं, किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, इसको निकाल सकते हैं, बी का हम एक यूनिट रखेंगे। बी का एक फॉर्मूला निकाला था आईबीएल साइन थीटा। ठीक है, आईबीएल साइन थीटा। ठीक है, बी का यहां से हम यूनिट आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा। यहां से हम एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ये फोर्स का फॉर्मूला था। बी जो हमने इससे पहले निकाला था किसी भी धारावाही कुंडली के कारण जो हम क्या निकालते हैं, बल निकालते हैं, धारावाही भूमि पर बल, है ना। एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं यूनिट के लिए। तो कितना आ जाएगा, बी का एफ अपॉन आई इंटू एल, साथ में आ गया साइन थीटा। साइन थीटा फैक्टर को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, फोर्स का आ जाएगा न्यूटन पर, करंट का कितना आ जाएगा एम्पियर, और लेंथ का कितना आ जाएगा मीटर, इज इक्वल टू बी। तो ये बी का जो यूनिट आया वो कितना आया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, इस यूनिट को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फ्लक्स का कितना आ जाएगा, बी का जो आपके पास यूनिट है वो कितना है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और साथ में आ जाएगा एरिया का कितना आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर। मीटर टू मीटर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। तो यहाँ से न्यूटन मीटर पर एम्पियर बोल रहे हैं, या फिर वेबर बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं टेस्ला मीटर का स्क्वायर। ठीक है, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं, बी का डायमेंशन रखेंगे, ए का डायमेंशन रखेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर आपको बी का डायमेंशन पता नहीं तो बी का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, बी का डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से फॉर्मूला है आपके पास f इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, एज इट इज b इज इक्वल टू f अपॉन आई एल। ठीक है, साइन थीटा को हटा देंगे तो लिख सकते हैं b इज इक्वल टू f अपॉन कितना आ जाएगा, i इंटू एल। f का डायमेंशन तो सबको पता होगा कितना होता है, mlt की पावर माइनस 2 अपॉन i। i क्या हो गया, करंट का डायमेंशन होगा a, लेंथ का डायमेंशन कितना हो जाएगा l, तो कितना आ जाएगा ml, t की पावर माइनस 2, l की पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो कितना, l की पावर माइनस 1, a की पावर कितना आ गया माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ml की पावर देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, l वाला फैक्टर हट गया तो कितना आ जाएगा, mt की पावर माइनस 2, a की पावर कितना आ जाएगा माइनस 1। ये जो डायमेंशन निकाला है किसका डायमेंशन निकाला, b का। ठीक है,
और हमको किसका डायमेंशन चाहिए 5e का, तो 5e का डायमेंशन कितना आ जाएगा 5e इज इक्वल टू b इंटू a, 5e इज इक्वल टू b का डायमेंशन कितना आ गया mt की पावर -2 a की पावर -1 और a का डायमेंशन कितना आ जाएगा, a मतलब एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो लेंथ का आ जाएगा स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो टोटल डायमेंशन आएगा ml स्क्वायर t की पावर -2 एंड a की पावर -1 और मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यहीं पे होता है खत्म। धन्यवाद।